वेलकम स्टूडेंट। हमने कल सामाजिकरण क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में बात करी थी। आज मैं कुछ और कॉन्सेप्ट, अदर कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट है जो सामाजिकरण से संबंधित है। जैसा पहली बात हम करते हैं रीसोशलाइजेशन या पुनः समाजीकरण। रीसोशलाइजेशन, अब सोशलाइजेशन कल मैंने आपको जो बताया क्या है, सीखने की प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है व्यक्ति अपने संस्कृति, जो समाज की संस्कृति है उसको सीखता है और समाज का एक सामाजिक प्राणी बनता है। वह समाज में व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों आदि का पालन किस प्रकार करना चाहिए ये सीखता है और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार से अनुकूलनता करनी होती है यह भी वह सिखाता है। जब हम बात रीसोशलाइजेशन की कर रहे हैं या पुनः सामाजिकरण की कर रहे हैं, इसका मतलब है सामाजिकरण से जुड़ी हुई यह एक प्रमुख अवधारणा है। कभी कभी व्यक्ति के सम्मुख ऐसी नवीन सामाजिक व व्यावसायिक परिस्थितियां विकसित हो जाती है जो उसे पहले से सीखी हुई दशाएं, अव्यवस्थितियों या हम ये कहें ओरिएंटेशन, प्राच्यों को बुलाकर नवीन दिशाओं को सीखना पड़ता है। इसी को समाजशास्त्र में पुनः सामाजिकरण कहते हैं। उनको क्या करना, सामाजिकरण में क्या करता है, वह सीखता है और इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को नवीन, नए सामाजिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियां जो विकसित होती हैं उससे अपने पहले से सीखी हुई दिशाओं, अवस्थितियों या प्राच्यों को बुलाकर नए को सीखना, नवीन दिशाओं को सीखना। पुनः सामाजिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व व्यवहार के प्रतिमान को छोड़कर, सपोज पूर्व में क्या था, वो पूर्व व्यवहार के प्रतिमान को छोड़कर जीवन में नवीन या नए, क्योंकि क्या नवीन, क्योंकि कैसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, नवीन सामाजिकरण व व्यावसायिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इसलिए ये नवीन व्यवहार, नए व्यवहार प्रतिमान को सीखने का प्रयास
पुनः सामाजिकरण तब होता है जब व्यक्ति को सुधारगृह में सुधारने, मानसिक रूप से असंतुलन या असंतुलित व्यक्ति का उपचार करने, जेल से छूटे अपराधियों को अच्छा नागरिक बनाने हेतु प्रेरित करना, अथवा धर्म परिवर्तन द्वारा किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले को उसके पुराने धर्म की अपेक्षा नए धर्म की शिक्षा दी जाने का प्रयास होता है। पुनः सामाजिकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अपने पुराने मानदंड, आदर्शों और मनोवृत्तियों के आंतरिकरण के परिणाम स्वरूप अत्यधिक तनाव से गुजरना पड़ता है। इन पुराने मानदंडों, आदर्शों और मनोवृत्तियों को त्यागना तथा इनके स्थान पर नए मानदंड, आदर्श और मनोवृत्तियों को अपनाना एक मुश्किल या कठिन कार्य है। अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जिसको हम हिंदी में पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका का निष्पादन इस आशा से करता है कि किसी दिन उसे भी उस प्रकार की भूमिका निभानी है। आपने कभी छोटे बच्चों को आप अपने घरों में देखते होंगे, इवन या आप खुद भी कभी टीचर, सिपाही, डॉक्टर या पुलिस वाला या पायलट की नकल करते हैं, वैसा करने का प्रयास करते हैं जैसा आप उनको देखते हो, है ना। इस चीज़ को हम पूर्वाभासी समाजीकरण कहते हैं। कई बार परिवारों में छोटी छोटी बच्चियां अपनी मम्मी या दादी की जो है नकल करती है, साड़ी पहनती है या लिपस्टिक लगाती है। वे शायद ऐसा इस आशा में करती है कि एक दिन उन्हें भी अपनी माता दादी की भूमिका निभानी है। इस प्रकार की पूर्वाभ्यासी समाजीकरण की अवधारणा संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप से संबंधित व्यक्ति से है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह के व्यक्ति जैसी भूमिका निभाना पूर्वाभ्यासी एंटीसिपेटरी समाजीकरण कहते हैं। आप एंटीसिपेट करते हो, आप उसका पूर्व में पहले ही उसका अभ्यास करने लगते हो, ठीक है। फिर थर्ड है, वह है प्रौढ़ समाजीकरण, जिसको हम कहते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन। कुछ लोग समाजीकरण को बच्चों की सीख तक की प्रक्रिया ही मानते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। समाजीकरण सीख के रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक अर्थात जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये बर्थ से लेकर टिल डेथ जो है वह सीखते हैं और यह किसी आयु विशेष तक समाप्त नहीं होती है। प्रौढ़ समाजीकरण की अवधारणा समाजीकरण के इसी गुण का एक द्योतक है, जिसमें प्रौढ़ समाजीकरण से अभिप्राय ऐसे परिवर्तनों से है जो किसी प्रौढ़ व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों एवं ज्ञान से होता है। जनरली ये देखा गया है कि जो बुजुर्ग आदमी है, प्रौढ़ व्यक्ति, अन्य लोगों के संपर्क से आने से अपने धार्मिक, राजनीतिक विचारों में परिवर्तन कर लेते हैं। इसी को प्रौढ़ समाजीकरण कहते हैं। जैसे शादी के पश्चात या विवाह के पश्चात पति पत्नी के परस्पर संबंध होने से जो परिवर्तन आता है, माता पिता बनने के बाद स्त्री पुरुष में नवीन अनुभवों के परिणाम स्वरूप जो उनमें जो परिवर्तन आता है,
या नौकरी मिलने के बाद सहकर्मियों के संपर्क में आने से जो परिवर्तन आता है, तो वयस्क की मनोवृत्ति में होने वाले प्रौढ़ सामाजिकरण के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं जिसको हम एडल्ट सोशलाइजेशन, मतलब आप बड़े होने के बाद जो सोशलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के सोपान, स्तर। सामाजिकरण के क्या है? सोपान स्तर या स्टेजेस। जैसा कि मैंने आपको कहा, सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि जन्म से लगाकर मृत्यु तक चलती रहती है। व्यक्ति का सामाजिकरण अलग अलग अवस्थाओं में होता है। हालांकि इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है, बट हम व्यक्ति या सीखने की शक्ति में भिन्नता का आप जानते हैं पाया जाता है। और पार्सन और थॉमसन ने इसी के आधार पर सामाजिकरण की प्रक्रिया को 4 स्टेजेस में स्पेशली पार्सन एंड जॉनसन ने 4 स्टेजेस के बारे में बताया। कितनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस। पहला उन्होंने बताया ओरल स्टेज या मौखिक अवस्था। इसमें क्या होता है कि यह शिशु के जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है। शिशु जन्म के साथ ही विविध प्रकार की परेशानियां या असुविधाओं का सामना करने लगता है। तो वह रोकर या हाथ पैर चलाकर, जैसे उसको टॉयलेट आई है या उसका पेट दर्द हो रहा है या उसको भूख लग रही है, तो वह रोने लगता है। छोटा बच्चा अगर आपके घर में रोता है तो आपने सुना होगा अपनी माँ दादी को सबको कहते हुए, देखो इसको कहीं भूख तो नहीं लगी, देखो इसने कहीं सूसू तो नहीं कर दिया, देखो इसका कहीं पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है। तो वो क्या हाथ पैर चलाकर अपनी संवेदना को प्रकट करता है। इसलिए सामाजिकरण की इस प्रथम सोपान या फर्स्ट स्टेज को जो है हम लक्ष्य जो है मौखिक निर्भरता पर स्थापित करता है। इस सोपान या स्टेज में शिशु का संबंध परिवार के प्रत्येक सदस्य से नहीं होता है। जॉनसन के अनुसार शिशु माता, जो बच्चा होता है, माता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसके अनुसार इसे माता व शिशु, मदर एंड इन्फेंट, जो दोनों मर्ज्ड होते हैं, विलय होता है। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बालक महज एक संपदा या खिलौना होता है। शिशु की मुख्य समस्या भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, इसके बाद वह अपनी भूख पर कुछ नियंत्रण करना सीखता है तथा शिशु माँ के शारीरिक संपर्क का आनंद महसूस करती है। और इस अवस्था को शिशु और माता के मिले हुए रहते हैं। और ये इस स्टेज में जनरली बर्थ से, जन्म से लगाकर लगभग 1-1.5 साल का जब होता है, ईयर्स का ये पूरा स्टेज होता है। दूसरा आता है एनल स्टेज, शौच। इस स्टेज में प्रत्येक परिवार व समाज में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग समाज में। जॉनसन के अनुसार अगर अमेरिका के मध्य वर्ग में संभवतः इस प्रथम वर्ष से शुरू होकर 3 साल तक ये समाप्त होता है। भारतीय समाज में इसकी 1.5 या 2 वर्ष की आयु मानी जाती है। टिल 2 years।
इस अवस्था में शिशु का यौन प्रशिक्षण, जिसे हमें शौच प्रशिक्षण, जिसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, और बच्चा जो है माँ से थोड़ा अलग रहकर माँ का दूध पीना थोड़ा छोड़ना शुरू करता है, वीनिंग करना शुरू करता है, और बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह छोड़े और टॉयलेट करना वगैरह, सूसू के लिए बोलना या एक्सप्रेस करना या समझाना, ये कि भी उसको टॉयलेट आ रही है, उसको बोलना प्रारंभ करता है या इशारे से ही बताता है, समझाने का प्रयास करता है, वह स्वच्छता से रहे। इस अवस्था में उसे थोड़ा अनुचित और उचित का ज्ञान भी दिया जाता है। शिशु की देखभाल के साथ उसे प्यार और स्नेह दिया जाता है। इसके साथ ही शिशु भी इसका प्रत्युत्तर प्यार से देता है। अगर शिशु उचित कार्य करता है तो उसे स्नेह दिया जाता है, और गलत कार्य करते हैं तो उसको थोड़ा डांटा भी जाता है। अब शिशु परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है तथा उसके व्यवहार शिशु को प्रभावित करने लगते हैं, और शिशु अपने व्यवहार पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप करने लगता है। तीसरी स्टेज आती है जिसको ओडिपल स्टेज कहते हैं, या लेटेंसी भी बोलते हैं इसको। मातृरित या गुप्तावस्था काल। इस अवस्था में हालांकि अमेरिका और भारत में इसके जो स्टेज ईयर्स है वो अलग अलग है। अमेरिका में ये सोपान 4 वर्ष से प्रारंभ होकर 12-13 साल, 4 से शुरू होकर लगभग 12 से 13 साल तक ये स्टेज रहती हैं। इस अवस्था में बालक पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है और परिवार को सभी प्रकार की भूमिका से परिचय प्राप्त कर लेता है। इसमें शिशु यौनिक व्यवहार से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होता है, लेकिन यौन भावनाओं का जन्म होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक से आशा की जाती है कि वे अपने लिंग के अनुरूप व्यवहार करे। जैसे लड़का हो तो लड़के के रूप में व्यवहार करे, और लड़की हो तो जैसा अगर लड़का ये कहता है मैं जाती हूँ और लड़की कहते हैं मैं आता हूँ, तो शायद ये उसके अनुरूप उसकी वोकैबुलरी नहीं होगी। वैसे पहले बालक जो है अपने लिंग और परिस्थिति के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, और ऐसी दशा में उद्वेग व ईर्ष्या का भाव जन्म होता है। लेकिन बाद में वह नियंत्रण सीख लेता है, और जब वह यह अनुभव कर लेता है कि वह या तो स्त्री है या पुरुष है, तो उसके विपरीत लिंग वाले सदस्य के प्रति वह रुचि बढ़ जाती है। ऑडिपल जिसको हम बोलते हैं, ऑडिपल संकट प्राय 6 वर्ष की आयु तक चलता है, और इस गुप्त अवस्था काल प्रारंभ शुरू हो जाती है इसमें। और गुप्त काल की अवस्था में मात्र रहित या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, या जैसे आपने देखा होगा जनरली जो है लड़कियां अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है, और पुत्र जो है अपनी माता से, जो ये ऑपोजिट सेक्स का जो एक तरह से लगाव जो है या अट्रैक्शन जो होता है वो जन्म लेता है, जिसको जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में लड़के की उस भावना को कहते हैं जिसके अनुसार वह अपनी माँ से प्यार करता है। उस प्यार को वह एकाधिकार चाहता है, और वह चाहता है कि उसका पिता माँ से प्यार न करे। इसके विपरीत इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, लड़की अपने पिता से पर एकाधिकार चाहती है, और वह चाहती है कि उसके पिता केवल उससे प्यार करे, माता से नहीं। फ्राइड का कहना है कि इन भावनाओं का सीख से विशेष महत्व है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस अवस्था में बच्चे का यौन भेद का कोई अधिक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, अपितु उसके प्रति सहज आकर्षण मात्र होता है। और अगर किसी समाज में यौन के बारे में खुलापन पाया जाए तो बच्चा इस अवस्था में अपने दोस्तों के साथ
दोस्तों से यौन के बारे में जानने का प्रयास करता है। पश्चिमी देशों में समाजों की हम बात करें तो बच्चे इस संबंध में अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान रखते हैं। लास्ट जो है वह है एडोलेसेंट स्टेज या किशोर अवस्था, जो कि हम कल हमारी क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।